नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत, जिसे मैंने 2020 सीरीज़ का नाम दिया है, इसके अंतर्गत आज हम लोग 20 मिनट में 20 प्रश्नों को पुनः देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है देवेंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी थियोडर सुरीन, ऑप्शन सी प्यारे किरकेट्टा, ऑप्शन डी सुखदेव उरांव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 31 मई 1938 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना थियोडर सुरीन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की 1938 ईस्वी में बैठक हुई थी। हिंदी पीढ़ी मुहल्ला था रांची का, वहाँ इसकी बैठक हुई थी और उसी बैठक के अंतर्गत छोटा नागपुर और संथाल परगना के 5 विभिन्न संगठनों ने, इसमें प्रमुख थे छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, किसान सभा, मुंडा सभा एवं हो माल्टो मरांग सभा, जो संथाल परगना की एक सभा थी। इन सभी ने सम्मिलित रूप से मिलकर के छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में थियोडर सुरीन को बनाया गया था। यद्यपि यह जो एकता का प्रयास था, यह इग्नेस बेक के द्वारा किया गया यह प्रयास था और इस प्रयास के अंतर्गत ही सारे आदिवासी संगठन एक छत्र के नीचे या एक संगठन के नीचे एकत्रित हुए थे। इस संगठन का मूल उद्देश्य था कि अलग प्रांत, झारखंड के रूप में अलग प्रांत की मांग करना, जिसमें छोटा नागपुर और संथाल परगना सम्मिलित रूप से आएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है रघुनाथ शाह, ऑप्शन बी है ठाकुर शाहदेव, ऑप्शन सी है गोपाल राय, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1685 ईस्वी में तत्कालीन नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह ने चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को हम लोग राधा बल्लभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मंदिर को राधा बल्लभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पुजारी के रूप में रघुनाथ शाह ने अपने मराठा गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ को नियुक्त किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न में के ऑप्शंस हैं कार्तिक उरांव, ऑप्शन बी है सुखदेव महतो, ऑप्शन सी है शिबू सोरेन, ऑप्शन डी है दिवाकर मुर्मू। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की जो स्थापना थी वह सुखदेव महतो के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 7 फरवरी 1954 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, उल्लेखनीय तथ्य है 7 फरवरी 1954 ईस्वी को छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी, संस्थापक अध्यक्ष के रूप में सुखदेव महतो का चयन किया गया था, परंतु कालांतर में राम नारायण सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि राम नारायण सिंह का उपनाम शेरे छोटा नागपुर, इन्हें हम लोग शेरे छोटा नागपुर या नागपुर केसरी के नाम से जानते हैं। नागपुर केसरी या शेरे छोटा नागपुर के रूप में हम लोग राम नारायण सिंह को जानते हैं। राम नारायण सिंह को यह उपाधि 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी को टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और संपूर्ण डेट है 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। तो टाना भगत आंदोलन के जो जनक थे उनका नाम था जतरा भगत। याद रखिएगा, जतरा भगत के द्वारा ही टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जतरा भगत का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था और यह उरांव जनजाति के अंतर्गत एक संस्कृतिकरण आंदोलन था तथा उरांवों में व्याप्त कुरीतियों को बाहर निकाल फेंकना था। टाना भगत का अर्थ ही था अपने अंदर की बुराइयों को खींच करके या टान करके बाहर निकालना। अगला प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो ऑप्शन है ए भूमिज विद्रोह, ऑप्शन बी चेरो विद्रोह, ऑप्शन सी सपाहोड़ आंदोलन, ऑप्शन डी टाना भगत आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था तो उस समय टाना भगत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ या गांधी जी के आंदोलन से जाकर के मिल गया था। यहां तक कि गांधी जी जब इन टाना भक्तों को टाना टून टाना 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 बाबा टाना गाते हुए जब गांधी जी के सामने से गुजरते थे तो उनको यह टोली सर्वाधिक प्यारी लगती थी। इसका उल्लेख स्वयं गांधी जी ने भी किया था। अगला प्रश्न है हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है दुका हो, ऑप्शन बी है कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी देवन मांझी, ऑप्शन डी रामदयाल मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुका हो। हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता दुका हो या स्वयं इनका एक उपनाम था हरि बाबा। उन्होंने ही इस आंदोलन को सिंहभूम में झारखंड के सिंहभूम जिले में प्रारंभ किया था 1931 ईस्वी तथा यह जो आंदोलन था मूल रूप से हो जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है गोपाल राय, ऑप्शन बी है गोविंद राय, ऑप्शन सी है गणपत राय, ऑप्शन डी है गणेश राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गणपत राय। गणपत राय ने ही डोरंडा सैनिक विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि जब 1857 ईस्वी का सैन्य विद्रोह हुआ था तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं था तथा हजारीबाग से जो विद्रोही सैनिक थे, हजारीबाग के विद्रोही सैनिक जब 2 अगस्त 1857 को जब रांची पहुंचे तो इस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली तथा सूबेदार जयमंगल पांडे कर रहे थे। ध्यान रखिएगा कि इस टुकड़ी का जो नेतृत्व था कौन कर रहा था? जमादार माधव सिंह इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं इस सैन्य टुकड़ी ने बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ साहित्य से संपर्क साधा जो उस समय अपने हटिया के गढ़ में निवास करते थे और उन्हें अपना प्रधान नेता बनाया और उनके जो दीवान पांडे गणपत राय थे उन्हें अपना सैन्य नेतृत्व प्रदान किया। अगला प्रश्न है और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहां फांसी दी गई है? तो ऑप्शन ए है चुट्टूपाली घाटी, ऑप्शन बी शेषनाग तालाब, ऑप्शन सी तमाड़ पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब 8 जनवरी 1858 ईस्वी को
ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह, उनके भाई घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें मोरहाबादी, रांची के मोरहाबादी में टैगोर हिल, रांची के मोरहाबादी के टैगोर हिल में गिरफ्तार करके लाया गया। वहीं पर उन्हें फांसी की सजा दी गई, जिसे आज हम लोग टुंगरी फांसी के नाम से जानते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। टुंगरी फांसी में उमराव सिंह, घासी सिंह और शेख भिखारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, वहां पर दी गई थी। इसके पश्चात है कि उमराव सिंह जो थे वो खटंगा पातर के निवासी थे तथा रांची के कमिश्नर डाल्टन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। रांची के तत्कालीन कमिश्नर थे डाल्टन, उन्होंने ही इन्हें गिरफ्तार किया था, जिसमें कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी फौज ने डाल्टन की सहायता की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया था? ऑप्शन ए है ग्वालियर जेल, ऑप्शन बी है बनारस जेल, ऑप्शन सी है अलीपुर जेल, ऑप्शन डी है बांकीपुर जेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलीपुर जेल। 1857 के विद्रोह में पंचेत के शासक नीलमणि सिंह ने मानभूम में पंचेत राज्य था, तो वहां विद्रोह का नेतृत्व किया। और जब इन्हें कैप्टन माउंट गोमरी के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो इन्हें अलीपुर जेल, जो बंगाल या कलकत्ता का नाम था अलीपुर जेल में इन्हें गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी है राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी है राजा ब्रिज बिहारी सिंह, ऑप्शन डी है राजा कुणाल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा अर्जुन सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में जो सिंहभूम क्षेत्र में विद्रोहियों के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे वह थे पोरहाट के शासक अर्जुन सिंह। देख लेते हैं पोरहाट के शासक अर्जुन सिंह से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। हुआ कुछ यूं था कि जब विद्रोही चाईबासा में सैनिकों ने विद्रोह किया तो वहां के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर जो थे वह सरायकेला के शासक चक्रधर सिंह को चाईबासा शहर की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं कलकत्ता भाग गया था। इसके पश्चात हुआ था क्या कि 17 सितंबर 1857 ईस्वी को अर्जुन सिंह ने स्वयं को पोरहट का शासक घोषित कर दिया था। वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी आरसी वर्च ने अर्जुन सिंह पर 1000 रुपए का इनाम रखा था उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। परंतु 17 अक्टूबर 1857 ईस्वी को अर्जुन सिंह ने रांची में कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। यह पहली बार था जब अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। परंतु आत्मसमर्पण करने के बाद इनके साथ में जितने भी सैनिक गिरफ्तार किए गए उन्हें 20 अक्टूबर 1857 ईस्वी को रांची में फांसी दे दी गई। और जिस स्थान पर फांसी दी गई रांची में, उस स्थल को आज हम लोग शहीद स्थल के नाम से जानते हैं, या शहीद स्थल या शहीद चौक के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अर्जुन सिंह को उनका राज्य वापस लौटा दिया गया और अर्जुन सिंह वापस सिंहभूम लौट आए। परंतु सिंहभूम लौटने के उपरांत ही अर्जुन सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिया और दूसरी बार 15 फरवरी 1859 ईस्वी को इन्होंने पुनः रांची में ही डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करके वाराणसी भेज दिया गया, जहां वे अपने मृत्यु पर्यंत या जब तक वे जीवित थे तब तक वो वाराणसी में ही निवास कर रहे थे। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है ब्रिगेड
ऑफ द फाइटर, ऑप्शन बी है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ऑप्शन सी है ब्रिगेड ऑफ द लायन, ऑप्शन डी है ब्रिगेड ऑफ द करेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से संबंधित थे। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के जारी गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गुमला जिले के जारी गांव में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था तथा अल्बर्ट एक्का बिहार रेजिमेंट के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से संबंधित थे तथा इन्हें 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में इनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध काल में दिया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है, युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बिहार के मुगल सूबेदार इत्तिकाद खान ने पलामू के चेरो वंशीय शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? ऑप्शन ए है 1640-41, ऑप्शन बी है 1643-44, ऑप्शन सी है 1648-49, ऑप्शन डी है 1652-53। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1643 से 44 ईस्वी के मध्य इत्तिकाद खान ने पलामू पर आक्रमण किया था तथा उस समय पलामू के जो शासक थे वो प्रताप राय थे। तत्कालीन मुगल शासक शाहजहां थे। ध्यान रखिएगा, तत्कालीन मुगल शाहजहां थे। इत्तिकाद खां के सिफारिश पर ही शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसबदार बनाया था। यहाँ उल्लेखनीय प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे कि किस नागवंशी शासक को मुगल शासनकाल के दौरान 1000 घुड़सवारों का मनसबदार बनाया गया था? तो वह था प्रताप राय। यहाँ एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य है कि उस समय बिहार का जो मुगल सूबेदार था इत्तिकाद खान ने जबरदस्त खां को इस आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी थी। यानी जबरदस्त खां के नेतृत्व में ही प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? ऑप्शन ए है कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन बी मेजर बारो, ऑप्शन सी कैप्टन टेलर, ऑप्शन डी मेजर ली ग्रांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था तथा इस एजेंसी का गठन 1831-32 के कोल विद्रोह के उपरांत 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस एजेंसी का गठन 1833 के रेगुलेशन 13 के द्वारा इसे एक नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था तथा इसका जो नाम था वह दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी रखा गया था। वहीं इसकी जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी कैप्टन थॉमस विल्किंसन को सौंपी गई थी, जिसने कोल विद्रोह का दमन किया था। साथ ही साथ कैप्टन विल्किंसन को आम लोग किसुन साहब के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो ऑप्शन ए है कैप्टन थॉमस, ऑप्शन बी जेम्स टेलर, ऑप्शन सी कैप्टन कूपर, ऑप्शन डी कैप्टन विल्किंसन। तो इस प्रश्न का उत्तर कैप्टन विल्किंसन ऑप्शन डी ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सुखदेव सिंह, ऑप्शन बी है गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन सी है सूर्य सिंह टिकैत, ऑप्शन डी है सतपाल सिंह। यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी के मध्य बड़ा भूम या झारखंड के मानभूम में हुआ था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो बड़ा भूम है वह वर्तमान समय में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में बड़ा भूम अभी अवस्थित है। तो वहीं जो नेतृत्व करता थे भूमिज विद्रोह के वे बड़ा गंगा नारायण सिंह
बड़ा भूम या बीरभूम के जागीर के एक दावेदार थे तथा अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, पिछले एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को अंग्रेजों ने कहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? ऑप्शन ए है नुहानी खां, ऑप्शन बी सराफत खां, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी दाऊद खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दाऊद खां। 1660 ईस्वी में दाऊद खां ने पलामू पर आक्रमण किया था। उस समय पलामू के तत्कालीन चेरो शासक मेदिनी राय थे। पलामू के शासक मेदिनी राय थे और भारत पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। वहीं मेदिनी राय ने मुगलों को कर देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने चेरो जनजाति पर और उसके शासक मेदिनी राय पर दाऊद खां को आक्रमण करने को बोला था। तो यहाँ पर है कि 1666 ईस्वी में मेदिनी राय ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया तथा फिर से उसे एक सुखी और संपन्न राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए मेदिनी राय के शासन काल को चेरो शासन के स्वर्ण युग की उपमा दी गई है। स्वर्ण युग की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भूमिज विद्रोह देखते हैं अगला प्रश्न कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सिंहभूम, ऑप्शन बी है तमाड़, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है संथाल परगना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था। टेक्निकल प्रश्न है, इसे आप लोग सुलझाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन बी है अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी है हरेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के पुत्र गंगा नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दीपा या बेवार, ऑप्शन बी नलकारी, ऑप्शन सी खूंटकट्टीदारी, ऑप्शन डी पुण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दीपा या बेवार कहा जाता है। यहाँ गोंड जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गोंड भारत की सबसे बड़ी या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा इनके अंतर्गत दूध लौटावा विवाह का अत्यधिक प्रचलन है। दूध लौटावा विवाह का प्रचलन है, जिसके अंतर्गत फुफेरी ममेरी बहन के साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को चारण या भाट या फरदंग के नाम से जाना जाता है। चारण, भाट या फरदंग गोंड जनजाति के धार्मिक प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है कि करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानते हैं? ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है औरंगा, ऑप्शन सी है फल्गु, ऑप्शन डी है दामोदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि करमाली जनजाति ऑप्शन डी दामोदर नदी को पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। आज का हमारा Q&A सेशन या 2020 सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग प्रेरित कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले 2020 सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस।